कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी की, पिरामिड्स की, यानी पीछे भी एवोल्यूशन और ये सब फ्लॉप है। और उस वीडियो में हमने एक और बात की थी और हम अभी उसको थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि अगर आपने भारत के अंदर ही वेद आदि को सुना होगा, वेदों को कोई 4000 वर्ष या कोई 3000 वर्ष पुरातन मानता है। तो एक चीज़ आती है महर्षि पाणिनि, उसको सर्च कर सकते हैं आप और लोगों की उसके बारे में क्या राय है, अष्टाध्यायी जिसको बोलते हैं, अष्टाध्यायी के बारे में उसकी क्या राय है, इसको आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जान के देखिए एक बार कि जो विदेशी जो लोग हैं, जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, अगर वो कुछ भी बोल दे, अगर वो गोबर को भी ऐसा बोल दे इसको लेप कीजिए और आप बिल्कुल दमक उठेंगे, तो आप तुरंत उसको लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। विदेशी ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम कट रहे हैं, मर रहे हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं। उनके क्या विचार है, इतनी अच्छी एल्गोरिथम्स की और मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, तो अष्टाध्यायी उसके अंदर प्रमाणिक साबित होती है। जैसे कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको ग्रामर, उसके बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ऐसे अष्टाध्यायी है, एक पुस्तक है जो 2500 वर्ष लगभग उसका काल बताया जाता है पूर्व का। तो उसके अंदर 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्रों को आप याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए, आप पूरी संस्कृत सीख जाएंगे, आप पूरी व्याकरण सीख जाएंगे सिर्फ 4000 सूत्रों की मदद से। कैसे उसको पिरोया गया होगा। और बात करें संस्कृत की, जो ऋग्वेद है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अगर उसको 4-5 हज़ार वर्ष पुराना भी माने, कोई 8,000 वर्ष भी मानता है, उसके अंदर संस्कृत का जो इतिहास, अगर आप थोड़ा सा गूगल पे अच्छे से सर्च करेंगे, यूट्यूब मत देखिएगा, गूगल पर थोड़ा थोड़ा सर्च कीजिए। जितना गूगल भी नहीं बता सकता, आपकी सभ्यता के बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला, ये बात सत्य है। अगर आप भारतवासी हैं, अगर आप संस्कृत से कटते हैं, आपको संस्कृत पसंद नहीं है, या आपको हो सकता है पसंद भी हो, कुछ भी हो, आपके पूर्वज भारत के ही हैं, आप इधर ही पैदा हुए हैं। आप जिनसे आज नफरत भी करते होंगे, अगर आप नास्तिक होंगे तो आपके ही पूर्वज थे, आपके ही दादा परदादा थे, उनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। अगर 8000 वर्ष भी मानते हैं तो इंग्लिश को भी अगर आप देखते हैं, 500 वर्ष जैसे इंग्लिश थी, आज वो इंग्लिश नहीं है। 500 वर्ष जो पहले जो इंग्लिश थी, आज वो वैसी नहीं है। 1000 वर्ष पहले जो इंग्लिश थी, आज वो नहीं है। यानी कि इनके अंदर एवोल्यूशन होता जा रहा है। इंग्लिश क्या है, सीखती जा रही है। एवोल्यूशन होता है वो जड़ चीज़ों में होता है, जैसे इनमें हो रहा है। तो ये बेहतर से बेहतर होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद के अंदर जो संस्कृत है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर वो 8000 साल पहले लिखा गया है तो उसको परफेक्ट होने में कितने साल लगेंगे। उससे पहले भी कोई व्याकरण आदि की कोई रिसर्च कर रहा होगा 5000 8000 वर्ष पहले से, या 1000-2000 वर्ष से कोई तो रिसर्च कर रहा होगा, कोई तो उसको परफेक्ट करने पर लगा हुआ होगा। ये तो सोचिए आप। उसके अंदर छंद है, उसको गाया जा सकता है, गायन वहाँ से निकला है। तो गायन कैसे निकला होगा, एक बार सोच के देखिए। उनको कितनी अच्छी भाषा का ज्ञान होगा उस समय। और जो भाषा को जानते हैं, जितनी अच्छी भाषा को जिसकी पकड़ होती है, वो व्यक्ति क्या है, फिलोसफर बनता है, दार्शनिक बनता है। और आप तो जानते ही हैं फिलोसफर और दार्शनिक कितने अच्छा उनका मस्तिष्क होता है, कितना इवोल्व मस्तिष्क होता है उनका। तो उनका जो मस्तिष्क है बड़ी उच्चता को छू लेता है। तो उस समय कितने बुद्धिमान लोग होंगे जिन्होंने ऐसी भाषा को बनाया। आज भी मैं ये दावा मैं नहीं करता, आप सर्च कर सकते हैं, या आप किसी बाहर वाले भी जो व्यक्ति हैं, फॉरेनर्स, उन्होंने ही बताया है, उनके कोट्स आप देख सकते हैं गूगल पर, कि संस्कृत से आधुनिक भाषा कोई नहीं है। इतनी परफेक्टनेस है इसमें, इतनी परफेक्ट है पूछिए मत। संस्कृत से परफेक्ट ज़्यादा कोई भाषा नहीं है पृथ्वी पर। अब देखिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ना जाने कितनी भाषाएं हैं, लेकिन संस्कृत से परफेक्ट लैंग्वेज कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। तो वे कितने परफेक्ट रहे होंगे वो व्यक्ति, आपके जो पूर्वज थे। भले ही आप नास्तिक हैं, कुछ भी है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो सोचिए कि आपके पुरुष कितने बुद्धिमान रहे होंगे। ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। कितनी अच्छी उनके अंदर छंद बनाए गए हैं। छंद आपने हिंदी साहित्य में पढ़े हो, कैसे कैसे छंदों की निर्माण हुआ उस समय।
कितने बुद्धिमान रहे होंगे, और उनके पास टेक्नोलॉजी होगी नहीं होगी ये तो हम कैसे बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति भाषा का विकास, आप ये देखिएगा, किसी भी सभ्यता के लिए भाषा का विकास बड़ा ही ज़रूरी है। आज के समय आधुनिक भाषा की हम बात करें, इंग्लिश कितनी परफेक्ट होती जा रही है, हिंदी कितनी परफेक्ट है। अगर ये परफेक्ट नहीं हो, अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, ये भाषा है, वो कभी, क्या आपको लगता है कभी अंतरिक्षयान बना सकते हैं? आपको लगता है वो चाँद पर जा सकते हैं? आपको लगता है वो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो अज्जा पब्बा बब्बा ऐसा ही करेंगे बस। उस समय जब इतनी आधुनिक जो वैज्ञानिक भाषा थी, तो उनके पास हो सकता है और भी विज्ञान हो जो इतिहास में कहीं लुप्त हो गई हो, हम नहीं जानते क्या हुआ होगा। लेकिन ये एक समझाने का तरीका था कि हमारा एवोल्यूशन नहीं डी एवोल्यूशन हो रहा है। और फिर बात करें इस ब्रह्मांड के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है हमारी बनने की। आपने सुना होगा प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स का हिस्सा है, कि किसी भी चीज़ का, जैसे मैं कोई सिक्का उछालता हूँ, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अगर मैं उसको उछालूँ तो दो ही बात बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। अब कोई बोले वो खड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप सही सरफेस पे उछालेंगे वो एक साइड ही गिरेगा। जो समतल फर्श है उस पर कितनी बार उछालिए वो गिरेगा ही, या तो चित आएगा पट आएगा, हेड या टेल। तो टेल आने की संभावना कितनी है? 0.5, यानी 50% संभावना क्या है कि हेड आएगा, 50% संभावना क्या है, टेल आएगा, बस यही होगा। तो इस ब्रह्मांड के बनने की संभावना क्या है, कैसे बना होगा? पहली बात तो है, नथिंग से आ नहीं सकता। कोई ना कोई चीज़ इसके पीछे कारण रहा होगा, उसको भी छोड़ दीजिए एक बार के लिए, उस कारण को भी छोड़ दीजिए। फिर ये बना है तो कैसे ये क्वार्क्स बने होंगे, क्वार्क से एटम बनने की क्या संभावना होगी? इसके बीच में ना जाने कितने सफ़र आते हैं। उसके क्वार्क से भी पहले बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग से फिर क्वार्क्स है, क्वार्क से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर उनका जुड़ना, एटम बनाना, फिर उन एटम का भी अभी एक स्ट्रक्चर है, जैसे हाइड्रोजन बनना, फिर हीलियम का बनना, ऐसे ऐसे ना जाने कितने इनका बनना, फिर इनसे ही मॉलिक्यूल्स का और ज़्यादा बड़े कंपाउंड्स का बनना, फिर धीरे 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 मतलब असंख्य स्टेप्स रहते हैं पानी को बनने में, असंख्य स्टेप्स रहते हैं पानी को बनने में। फिर धीरे धीरे ये विकास में चलता जाता है, और फिर क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन भी है, कितने प्रकार की सीक्वेंसेस होती हैं, उसमें से एक परफेक्ट सीक्वेंस चाहिए। उन लाखों सीक्वेंस में एक सीक्वेंस ऐसी चाहिए जिससे जीव बनेगा, जो आरएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा, फिर ये डीएनए में बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी ना जाने अरबों खरबों स्टेप्स आते हैं किसी एक सेल को बनने में। सिंगल सेल को भी बनना है ना तो खरबों स्टेप्स आते हैं। अगर एक स्टेप भी मिस हुआ ये यूनिवर्स के अंदर, फिर ये चीज़ें नहीं बनेंगी। अब बहुत सारे ये भी बोलते हैं मल्टीवर्स, टाइमलाइंस, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं। अब मल्टीवर्स किसको बोलते हैं? पहली बात तो ब्रह्मांड है, और भी ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बोलते ही किसको? जिसके अंदर सब कुछ आ गया। मल्टीवर्स जैसे है, जैसे हम समुंदर बोलते हैं, भाई समुंदर है, तालाब है, ये है। लेकिन हम पृथ्वी को बोल दें ना, पृथ्वी के अंदर तो सब आ जाता है। ऐसे ही अगर ब्रह्मांड हमने बोल दिया तो ब्रह्मांड के अंदर सब आ गए। चाहे भले ही कितने छोटे छोटे बबल यूनिवर्स बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, सब तो आ गए। बबल यूनिवर्स को भी ले लें, सबको ले लें, इकट्ठा कर दें। यूनिवर्स उसी को बोलते हैं जिसके अंदर सब कुछ समाया है। यूनिवर्स वही है जिसके अंदर सब कुछ है, उसी के अंदर आ गए बाकी यूनिवर्स। जो जगह है, जगह बोलिए उनको, उसी के अंदर आ गए। क्योंकि एक नाम तो हमको उनको देना पड़ेगा। जैसे हम क्या है, आकाश गंगाओं का समूह होता है, फिर सभी आकाश गंगा जिसके अंदर समाहित है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ऐसे ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ही सब कुछ समाया हुआ है उसके अंदर। तो ऐसा अगर और भी ब्रह्मांड होंगे तो हम क्या बोलना पड़ेगा? आकाश गंगा है तो आप इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, आकाश गंगा ही होगी। फिर आप बोल सकते हैं उसको सर्व आकाश गंगा। बहुत सारी सर्व आकाश गंगाएं हैं, यानी हम जिसको मल्टी यूनिवर्स बोलते हैं उसको बोल दिए सर्व आकाश गंगा। उसके वे जिसके अंदर समाहित हैं सब कुछ, वो क्या है? वो ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है। बस ये सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है, यूनिवर्स ही सब कुछ है, ये समझने की आवश्यकता है हमें। और ना ही इस
यूनिवर्स के बनने की कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अंत में जब इतने करोड़ों स्टेप्स होते हैं जिनका परफेक्ट होना बड़ा आवश्यक है, तब ये ब्रह्मांड बनता है। और पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो 0.00000 ना जाने कितनी जीरो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद 1 लगाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड की ये प्रोबेबिलिटी है बस, जो कि ना है ना। जैसे क्या होता है, फोटोन मासलेस होता है, लेकिन उसके अंदर भी मास होता है। रियलिटी में तो मास होता है उसके अंदर, लेकिन इतना कम होता है, उसको हम मासलेस बोलते हैं। और ये तो लाखों करोड़ों गुना कम प्रोबेबिलिटी हो गई उस मास से भी। तो एक बात तो समझ में आती है कि कोई ना कोई तो है इसके पीछे का कारण, कोई तो चेतन बुद्धि है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे नास्तिक भी होंगे, हाँ ये है वो है, बड़े बड़े विचारकों की बात सुन लेते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों की। ये साइंटिस्ट तो ऐसे ही लगे रहेंगे, मेरे जितने भाई बहन हैं जो नास्तिक हैं, ये तो ऐसे लगे रहेंगे, ये कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं बस। इनकी मत सुनिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, चिंतन कीजिए, कुछ आप खुद का तो लेके आइए। आप इनकी बात मत सुनिए। मेरे पास आता है कोई व्यक्ति, बोलता है कि हाँ नथिंग से बना है, अभी ये निकाला है नए वैज्ञानिकों ने कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। अरे भाई इन पे विश्वास मत कीजिए, आप खुद से निकालिए। कोई चीज़ निकालनी है तो आप खुद का लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, किसी और का सुनने की आवश्यकता नहीं है, खुद का लॉजिक ही निकालिए आप। तो इससे ये तो साबित होता है कि कोई ना कोई चेतना है, ना ही हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, ना ही कोई बिग बैंग थ्योरी सही है, ये जितनी थ्योरी चाहिए कचरा है। और क्या है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ब्रह्मांड की वो भी नहीं है। तो कोई ना कोई उसके पीछे चेतन है। तो ये सीरीज़ तो हमारी इधर ही समाप्त होती है। हमारी पहली सीरीज में हमने बात की थी नास्तिक और आस्तिक, अब हमने बात की सृष्टि क्या है, यूनिवर्स क्या है। अब हमने ये भी जान लिया कि सृष्टि के पीछे कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है। अब हम ये जानेंगे, नास्तिक से आस्तिक एक नई सीरीज हम बनाएंगे। अब हम ये जानेंगे कि वो पीछे जो है वो कैसा है, कौन है, क्या है, क्या कोई मनुष्य है या और कोई सभ्यता रही होगी, क्या रहा होगा, ये हम जानेंगे। तो इस सीरीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं, नई सीरीज़ में आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्ते।